back to our channel. I'm Simran from Sampan Al Fagwara. Today we are going to discuss the reading Walls, Dogs and Humans. So without any delay, everyone, let's get started with our reading explanation. The category first we have here is yes or not given. Question number one is the coexistence of walls and humans began 10,000 years ago. वो बोल रहे हैं कि walls और human जैसे इकट्ठे रहने लग पड़े हैं वो 10,000 years पहले ये पॉसिबल हो सकता है. आंसर इज नो, क्योंकि उस टाइम से भी पहले के वो जो दोनों थे वो इकट्ठे रह रहे थे. कैसे? फर्स्ट पैराग्राफ की लाइन नंबर 2 में ये मेंशन्ड है. द कन्वेंशनल व्यू. कन्वेंशनल का मीनिंग होता है एवरीवन पुराना. द पुराना व्यू इज दैट domestication of walls began between 10,000 and 20,000 years ago. कि जो walls की domestication है, जो हम walls को घर पर रख रहे थे वो 10,000 से 20,000 साल पहले से स्टार्ट हो गया था. यहाँ से हमें लगेगा कि हमारा आंसर ये ऐसा आना चाहिए. However, लेकिन a recent groundbreaking paper by a group of international geneticists has pushed this date back by a factor of 10. लेकिन अभी अभी एक रिसर्च की थी साइंटिस्ट ने, जेनेटिसिस्ट ने. उन्होंने बोला है कि नहीं, इसमें आपको 10 को और ऐड करना चाहिए. दैट मीन्स 100,000 ईयर्स पहले से वॉल्स और ह्यूमन साथ में रह रहे थे. अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट पैराग्राफ में एवरीवन नीचे से थर्ड लाइन लिखा है. Our companionship with dogs now appear to go back at least 100,000 years. कि 100,000 years हो गया हमारे साथ, कि हमारे लिए कि हम डॉग्स के साथ रह रहे हैं. और डॉग्स हैव ऑल्सो इवॉल्व फ्रॉम वॉल्स, कि वॉल्स के साथ हम 10,000 ईयर्स से नहीं, हम 100,000 ईयर्स से रह रहे हैं. सो वहां से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके नो गया. Let's move to question number 2. Dogs, wolves, jackals and coyotes share a same common ancestor. वो बोले ये चारों के एंसेस्टर्स सेम है, ऑलमोस्ट कॉमन है. आंसर इज नो, इन सभी के एंसेस्टर्स डिफरेंट थे. फर्स्ट पैराग्राफ में एवरीवन आपको इसका नेम मिलना था, जैकल्स एंड कोयोट्स का. नीचे से फिफ्थ लाइन में वहां पर लिखा है जी, रिसर्च ऑल्सो कंफर्म फॉर द फर्स्ट टाइम दैट डॉग्स आर डिसेंडेड ओनली फ्रॉम वॉल्स. कि डॉग्स और वॉल्स तो लिंक्ड है एंड डू नॉट शेयर डीएनए विद कोयोट्स और जैकल्स. और उनका डीएनए जैकल्स और कोयोट्स के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करता. दैट मीन्स ये कॉमन एंसेस्टर्स नहीं है. डॉग्स और वॉल्स वॉल्स जो है वो डॉग्स के कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं, लेकिन कोयोट्स और जैकल्स के नहीं. सो उनका डीएनए नहीं मैच किया. यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके फॉल्स चला गया, सॉरी नो चला गया. लेट्स मूव टू 3 नंबर क्वेश्चन. वॉल्स आर अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. कि वॉल्स को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है ज्यादातर दुनिया के पार्ट्स में. आंसर फॉर दिस इज नॉट गिवन, क्योंकि वॉल्स के प्रोटेक्ट करने की बात कहीं पर नहीं हुई है. इसके बारे में आपको लास्ट लाइंस में जरूर लगेगा कि यहाँ पर लास्ट लाइंस में बात हुई है, लेकिन ये इसके बारे में बिल्कुल नहीं बोला उन्होंने कि उनको हमने प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, या डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की बात यहाँ पर कहीं पर भी नहीं हुई. सो यहाँ से हमारा आंसर नॉट गिवन चलेगा. Let's move to question number 4. Dogs evolved from walls which chose to live with humans. कि वो dogs जो wall से evolve हुए हैं, वो dogs evolved from okay wall से dogs बने हैं. वो dogs बने जिन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि हम humans के साथ रहेंगे. So वो walls dogs बन गए थे. आंसर इज yes, ये evolve तो हो गए थे. एवरीवन, इसकी लोकेशन सेकेंड पैराग्राफ में लाइन नंबर आपको 2 से मिलेगी. वॉल्स में हैव स्टार्टेड लिविंग एट द एज ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट. कि वॉल्स जो थे जहां पर ह्यूमन रहते थे वहां उसके बाहर ही वहां के किनारे पर रहने लग पड़े थे. एज स्कैवेंजर्स ईटिंग स्क्रैप्स ऑफ फूड एंड वेस्ट. क्योंकि जो ह्यूमन खाना खाते थे, जो वो फेंक देते थे, उसको वॉल्स खाना स्टार्ट कर देते थे. तो वो खाने के वास्ते वहां पर उनके पास ही रहने लग पड़े थे. सम लर्न टू लिव विद ह्यूमन्स. कुछ ने तो वॉल्स ने ह्यूमन के साथ रहना स्टार्ट कर दिया. एंड अ म्यूचुअली हेल्पफुल वे एंड ग्रेजुअली इवॉल्व इनटू डॉग्स. वो एक दूसरे को हेल्प कर देते थे, ह्यूमन उनको खाना देते थे, जो वॉल्स है वो उनको प्रोटेक्ट करते थे. फिर धीरे धीरे क्या हो गया, ग्रेजुअली क्या हुआ, वो डॉग्स में बदल गए, इवॉल्व हो गए. कौन? वॉल्स. दैट मीन्स कि डॉग्स वॉल्स डॉग्स बन गए जब वो ह्यूमन के साथ रहने लग पड़े. सो आंसर इज यस. क्वेश्चन नंबर 5. डॉग्स प्रोबेबली इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन हंटिंग स्किल्स. कि जो डॉग्स थे उन्होंने ही ह्यूमन की जो हंटिंग स्किल्स है उनको इन्फ्लुएंस किया, उनको चेंज किया. आंसर फॉर दिस इज यस एज वेल एवरीवन. इसकी लोकेशन भी आपको सॉरी लाइन पैराग्राफ नंबर 3 की फर्स्ट लाइन में मिलेगी आपको. 3 पैराग्राफ की इन रिटर्न फॉर कंपेनियनशिप वाला जो पैराग्राफ है ना, उसकी फर्स्ट लाइन्स में इन रिटर्न फॉर कंपेनियनशिप एंड फूड, कि जैसे वो उनको फ्रेंडली बिहेवियर शो करते थे और फूड देते थे. द अर्ली एंसेस्टर्स ऑफ डॉग्स असिस्टेड ह्यूमन इन ट्रैकिंग, हंटिंग एंड गार्डिंग एंड अ वैरायटी ऑफ अदर एक्टिविटीज. डॉग्स ने ह्यूमन को हेल्प किया कि वो ट्रैक कर सके, हंट कर सके, गार्ड कर सके, और बहुत ही सारी अदर एक्टिविटीज में भी उन्होंने डॉग्स ने ह्यूमन की हेल्प की थी. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी
Yes, let's move to next question. Question number 6. How do we know that dogs have become more successful in evolutionary term than wolves? हमें कैसे पता चल सकता है कि जो dogs हैं वो जो dogs हैं वो ज़्यादा successful हैं wolves से? Answer for this is D. There are more dogs than wolves today. Wolves का नंबर इतना ज़्यादा नहीं था लेकिन dogs का नंबर आज के टाइम में बहुत है, जिससे हमें पता चलता है कि जो dogs थे वो wolves से ज़्यादा successful थे. एवरीवन, अभी ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें पता चल रहा है जी फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर एवरीवन. यस, फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर 2. टू पैराग्राफ के ना जो नीचे से फोर्थ लाइन है अपने वहीं से रीड करना है. द वॉल्स दैट इवॉल्व इनटू डॉग्स हैव बीन इनॉर्मसली सक्सेसफुल इन एवोल्यूशनरी टर्म्स. कि जो वॉल्स जो डॉग्स वॉल वॉल से बने हुए थे, इवॉल्व हुए थे. इवॉल्व का मीनिंग होता है एवरीवन चेंज हो जाना, राइट? जैसे हम ह्यूमन जो थे, हम ऐसे बोला जाता था हम चिंपैंजी से बने, हम पहले मंकीज थे, फिर हम इवॉल्व होकर ह्यूमन बने, ऐसे. तो पहले वॉल्स थे, वॉल से क्या बन गए जी? डॉग्स बन गए. Whales that evolved into dogs have been enormously successful. वो सबसे ज्यादा सक्सेसफुल है इन एवोल्यूशनरी टर्म, एवोल्यूशन के मामले में. क्यों? दे आर फाउंड एवरीवेयर. क्यों? क्योंकि वो हर जगह पर पाए जाते हैं. इन द इनहेबिटेड वर्ल्ड, जहां पर भी आप ह्यूमन देखोगे वहां पर आपको डॉग्स मिलेंगे मिलेंगे. हंड्रेड्स एंड मिलियंस ऑफ देम, उनके बहुत ज्यादा नंबर है. द डिसेंडेंट्स ऑफ द वॉल्स दैट रिमेन्ड वॉल्स आर नाउ स्पार्सली डिस्ट्रीब्यूटेड. लेकिन वो वॉल्स जो हमेशा से वॉल्स रहे थे, वो जो डॉग्स नहीं बन पाए थे, वो बहुत ही कम है नंबर में. दैट मीन्स कि डॉग्स का नंबर ज्यादा है. क्यों? क्योंकि वो ये सक्सेसफुल हो गए ना. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी डी, क्योंकि डॉग्स का नंबर बहुत ज्यादा है. डॉग्स, देयर आर मोर डॉग्स देन वॉल्स टुडे, इसके वास्ते. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7. एज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन द साइज ऑफ ह्यूमन ब्रेन हैज. वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे हमने डॉग्स को डोमेस्टिकेट किया है, ह्यूमन ब्रेन का साइज को क्या हुआ? आंसर इज बी, डिक्रीज. ह्यूमन का जो ब्रेन का साइज है वो डिक्रीज हो गया इसके चक्कर में. एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द लास्ट सेकंड पैराग्राफ. इन रिटर्न फॉर कंपेनियनशिप वाला जो हमारे पास पैराग्राफ था, उसी पैराग्राफ में, उस पैराग्राफ में अगर आप रीड करना स्टार्ट करो जी नीचे से 6th लाइन में, यूनिवर्सिटी, वहां पर आप सभी रीड कीजिए. यूनिवर्सिटी, अर्ली ह्यूमंस केम टू रिलाई ऑन डॉग्स कीन एबिलिटी टू हियर, स्मेल एंड सी. जो ह्यूमन थे वो डिपेंड करते थे, किसके ऊपर डिपेंड करते थे? जो डॉग्स के पास ये अलग अलग एबिलिटीज होती थी कि वो सुन सकते थे, वो स्मेल कर सकते थे और वो देख सकते थे, उसके ऊपर जो ह्यूमन थे डिपेंड करने लग पड़े. allowing certain areas of the human brain to shrink in size. उन्होंने बोला फिर जिसके कारण क्या हो गया, जो ह्यूमन का ब्रेन के कुछ एरियाज थे वो क्या हो गए जी? वो हो गया श्रिंक. श्रिंक का मतलब होता है एवरीवन जो सुंगड़ जाते हैं. सो श्रिंक मतलब स्मॉल हो गए, वो उनका सरफेस एरिया कम हो गया. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 7th का एवरीवन, कि वो श्रिंक हो गया, वो डिक्रीज हो गया. आंसर इज बी. लेट्स मूव टू 8 नंबर क्वेश्चन. 8th क्वेश्चन इज व्हाट कैन बी इन्फर फ्रॉम द स्टडीज ऑफ ब्रेन साइज एंड डोमेस्टिकेशन. कि जो हमने स्टडीज की थी ब्रेन के साइज के ऊपर और डोमेस्टिकेशन के ऊपर, उससे हम क्या पता लगा सकते हैं? इसका आंसर है एवरीवन ए, डोमेस्टिक लाइफ इज लेस डिमांडिंग देन सर्वाइविंग इन द वर्ल्ड. कि अगर हम डोमेस्टिक लाइफ में रह रहे हैं तो वो कम हमारे लिए हार्ड है एज कम्पेयर टू वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड में हमें ज्यादा तकलीफें देखनी पड़ती है, लेकिन डोमेस्टिक लाइफ में इतनी तकलीफें नहीं देखनी पड़ती. लास्ट सेकंड पैराग्राफ में अगेन एवरीवन नीचे से 4th लाइन, डॉग्स एक्टेड एज ह्यूमंस अलार्म सिस्टम. डॉग्स ने ह्यूमन का अलार्म बन गए, उनका ट्रैकर बन गए, उनको हंटिंग में हेल्प की, गार्बेज फेंकने में हेल्प की है, वो हॉट वाटर बॉटल्स में हेल्प की है, बच्चों के गार्डियन बन गया, प्लेमेट्स बन गए. ह्यूमन ने डॉग्स को क्या दिया? ह्यूमन ने डॉग्स को दी फूड एंड सिक्योरिटी. दिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वाज स्टेबल फॉर ओवर 100,000 years एंड इंटेंसिफाइड इनटू म्यूचुअल डोमेस्टिकेशन. कि क्योंकि उन्होंने बहुत ही ज्यादा हेल्प की है डॉग्स की, सो वो क्या होगी अभी? म्यूचुअल डोमेस्टिकेशन होगी. कि ह्यूमन डॉग्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डॉग्स ह्यूमन को एक्सेप्ट कर रहे हैं. दैट मीन्स कि उनकी लाइफ ह्यूमन के पास आकर क्या होगी? ईजी होगी ना, क्योंकि उनको फूड भी मिल गया और उनको सिक्योरिटी भी मिल गई. वाइल्ड लाइफ में उनको फूड और सिक्योरिटी दोनों नहीं मिल रहे, दैट मीन्स उनकी लाइफ डिफिकल्ट है. सो यहाँ से हमारा 8th का आंसर आया एवरीवन, कि ये लाइफ उनकी ईजी होगी, लेस डिमांडिंग होगी. आंसर आ गया जी 8. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हमारे पास एक ही ब्लैंक थी, हमने 2 वर्ड्स का एक आंसर लिखना था. देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डॉग्स टुडे. आज के टाइम में बहुत अलग अलग तरीके के हमारे पास डॉग्स हैं.
बिकॉज इन अर्ली टाइम्स ह्यूमन बिगैन टू डैश देयर एनिमल, जो ह्यूमन था उसने अपने एनिमल्स को कुछ करना स्टार्ट कर दिया था फॉर द करेक्टरिस्टिक्स दे वांटेड, जो भी उनको करेक्टरिस्टिक्स चाहिए थी उन्होंने एनिमल्स को उसके वास्ते कुछ करना स्टार्ट कर दिया। आंसर इज सिलेक्टिवली ब्रीड, उन्होंने उनको सिलेक्टिवली ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया। इसकी लोकेशन आप सभी को मिलेगी इन द पैराग्राफ लास्ट सेकेंड पैराग्राफ की लाइन नंबर 1 से रीड कर लीजिए, सॉरी लाइन नंबर 2 से रीड कीजिए। Eventually humans began to selectively breed these animals, human ने उनको selectively breed करना start कर दिया इन animals को for their specific traits, traits का मतलब होता है जी features, characteristics, उनके characteristics के वास्ते उन्होंने उनको क्या कर दिया, ब्रीड करना स्टार्ट कर दिया। सो नाइन्थ का आंसर आ गया जी सिलेक्टिवली ब्रीड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कैटेगरी 10 to 14। मैच वन ऑफ द रिसर्चर टू ईच ऑफ द फाइंडिंग, हमारे पास अभी अलग अलग फाइंडिंग है, हमने बताना ये फाइंडिंग किस रिसर्चर ने की थी। हमारे पास था डॉक्टर वाइन, डॉक्टर पैक्सटन, डॉक्टर ग्रूव्स। हमने जहां पर भी ये डॉक्टर्स का नेम मिला है हमने पहले से सर्कल करके रख लिया है ताकि हमारे लिए फाइंड करना इजी हो। ये देखो हमने हर जगह पर डॉक्टर्स के नेम को सर्कल कर लिया ताकि हम इजीली फाइंड आउट कर सके। अभी हम अपने क्वेश्चंस को रीड करें। क्वेश्चन नंबर 10, डैश स्टडीड द ब्रेन साइज ऑफ डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इस पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने देखा था, इस पर्टिकुलर डॉक्टर ने देखा था ब्रेन के साइज को एनिमल्स के। अभी हमने देखना है कि ब्रेन साइज की बात कहां पर हुई है। एवरीवन, ब्रेन साइज की बात हुई थी जी बाय डॉक्टर ग्रूव्स। यहाँ पर देखो डॉक्टर ग्रूव्स ने डोमेस्टिकेटेड एनिमल की बात की, फिर उन्होंने लिखा द मोस्ट नोटेबल बीइंग डिक्रीज्ड ब्रेन साइज की ह्यूमन और जो डॉग्स थे दोनों का ब्रेन डिक्रीज हो गया। पहले उन्होंने हॉर्स के बारे में बताई, हॉर्स का भी ब्रेन डिक्रीज हुआ। उन्होंने पिग्स के ब्रेन के बारे में बताया, वो भी उन्होंने बोला कि ब्रेन डिक्रीज हो गया। दैट मीन्स ब्रेन के ऊपर, एनिमल ब्रेन के ऊपर रिसर्च किसने की थी, डॉक्टर ग्रूव्स ने। यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 10 का सी। लेट्स मूव टू 11 नंबर क्वेश्चन। डैश क्लेम्स दैट वॉल्स चोज टू इंटरेक्ट विद ह्यूमन। किसी बंदे ने बोला कि वॉल्स ने ह्यूमन के साथ बातचीत करनी, इंटरेक्ट करना, आना जाना, बैठना उठना स्टार्ट किया था। आंसर इज बी, पैक्सटन ने बोला कि वॉल्स ने ह्यूमन के साथ बातचीत करनी, इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया। इसकी लोकेशन हमें मिलेगी जी डेविड पैक्सटन वाले पैराग्राफ में, पैराग्राफ नीचे से थर्ड, उस पैराग्राफ में मतलब ऊपर से सेकंड पैराग्राफ उसकी फर्स्ट लाइन से। ऑस्ट्रेलियन वेटरिनेरियन डेविड पैक्सटन सजेस्ट दैट इन दैट पीरियड ऑफ फर्स्ट कांटेक्ट, जब पहली बार उनका कांटेक्ट हुआ था, पीपल डिड नॉट सो मच डोमेस्टिकेट वॉल्स, लोगों ने वॉल्स को नहीं अपने घर पर पालतू बनाया था, डोमेस्टिकेट उन्होंने नहीं किया था। एज वॉल्स डोमेस्टिकेटेड पीपल, वॉल्स ने ह्यूमन को डोमेस्टिकेट किया था, वॉल्स खुद ह्यूमन के पास आकर रहना स्टार्ट किए थे, ह्यूमन ने उनको नहीं अपने घर पर रखा था। सो वॉल्स ने उनको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट किया, डेविड ने बोला ये चीज को। हमारा आंसर आ गया डॉक्टर पैक्सटन विच इज बी। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 12 एवरीवन। डैश एस्टेब्लिश्ड अ न्यू टाइम फ्रेम फॉर डोमेस्टिकेशन ऑफ वॉल्स। किसी बंदे ने भी बताया कि जो वॉल्स को डोमेस्टिकेट करने का टाइम है वो तो न्यू है, दैट मीन्स किसी बंदे ने टाइम को चेंज किया था। और टाइम के चेंज होने की बात ए पैराग्राफ में हुई थी, इसका आंसर भी हमारा ए है, डॉक्टर वाइन। ए पैराग्राफ में हमने देखा कि पहले लोग बोलते थे कि 10,000 ईयर्स पहले हमने उनको डोमेस्टिकेट किया, नहीं, लेकिन वो तो डेट चेंज होगी, 100,000 ईयर्स होगी। और ये हमें पता चला था सारा डीएनए रिसर्च थे जो किसने की थी, डॉक्टर रॉबर्ट वाइन ने की थी। सो डॉक्टर रॉबर्ट वाइन हमारा आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि पहले हमें लगता था इतने टाइम पीरियड से ही डॉग्स ह्यूमन के साथ रह रहे हैं, लेकिन वो टाइम पीरियड तो चेंज हो गया। सो यहाँ से हमारे पास न्यू डेट आ गई और हमारा आंसर आ गया जी Dr. Vine, which is A option. Let's move to question number 13. Dash believes that dogs and human domesticated each other. किसी बंदे ने बोला कि डॉग्स और ह्यूमन ने एक दूसरे को डोमेस्टिकेट किया, एक दूसरे को पनाह दी है। आंसर इज सी, डॉक्टर ग्रूव्स। डॉक्टर ग्रूव्स ने ये बात बोली है और इसकी लोकेशन हमें मिलेगी लास्ट सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइन में। डॉक्टर ग्रूव्स इन हिज ओपिनियन, उनके ओपिनियन में ह्यूमन डोमेस्टिकेटेड डॉग्स, ह्यूमन ने डॉग्स को रख लिया, डॉग्स डोमेस्टिकेटेड ह्यूमन, डॉग्स ने ह्यूमन को रख लिया। सो इन दोनों ने एक दूसरे को रख लिया। यहां से हमारा आंसर आ गया डॉक्टर ग्रूव्स which is option C. Let's move to the last question. Dash studied the DNA of the wolves and dogs. किसी बंदे ने भी डीएनए स्टडी किया था, डीएनए सिर्फ एक इंसान ने किया था, वो था डॉक्टर वाइन। और ए पैराग्राफ में हमें डीएनए की बात हुई है, सो यहाँ से डीएनए की बात हुई थी और ये सिर्फ डॉक्टर वाइन ने किया था डिस्कस। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 14 का ए, डॉक्टर वाइन। दिस इज द एंड ऑफ योर पैसेज 1 एवरीवन। लेट्स मूव टू द सेकंड पैसेज, क्रॉप सर्कल्स। क्रॉप सर्कल्स जो पैराग्राफ था क्वाइट इजी था, इंटरेस्टिंग भी था, कुछ न्यू सीखने को मिला। क्वेश्चन हमारे पास अगेन यस नो नॉट गिवन है। क्वेश्चन नंबर 15, क्रॉप सर्कल्स ओनली अपीयर इन वीट फील्ड्स। वो बोले कि सिर्फ वीट के फील्ड में ही क्रॉप सर्कल होते हैं। आंसर इज नो,
नो डाउट बात सिर्फ वीट फील्ड की हुई है, लेकिन उन्होंने ये बोला ना अलग अलग फील्ड्स में होती हैं। इसकी बात एवरीवन आपको फर्स्ट पैराग्राफ में मिलेगी लाइन नंबर 1 से। द डिजाइन जस्ट अपीयर, डिजाइन अपने आप आ जाते हैं। प्लेस्ड केयरफुली इन फील्ड्स ऑफ फूड ग्रेन्स, जो फील्ड में आ जाते हैं किसकी, फूड ग्रेन्स की। अभी उन्होंने फूड ग्रेन नहीं लिखा, उन्होंने ये नहीं बोला कि सिर्फ वीट की, सिर्फ एक फूड ग्रेन की आती है, उन्होंने बोला फूड ग्रेन्स, दैट मीन्स वैरायटी ऑफ फूड ग्रेन्स में, जिसमें वीट आ सकता है, राइस आ सकता है, बाले आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो ये अलग अलग होगी, राइट। तो फूड ग्रेन्स में ये चीज पॉसिबल है, लेकिन क्वेश्चन में बोले सिर्फ वीट में ये चीज अपीयर होती है, विच इज नॉट ट्रू। सो यहाँ से हमारा आंसर नो चला गया। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। The crop circles have never been documented in tropical countries। वो बोल रहे हैं जो क्रॉप सर्कल है, हमने ट्रॉपिकल जो कंट्रीज हैं उनमें तो कभी भी क्रॉप सर्कल्स को डॉक्यूमेंट नहीं किया, कभी भी वहां पर नोटिस नहीं किया। आंसर फॉर दिस इज नॉट गिवन, कि ऐसी कोई बात नहीं है एवरीवन। इसकी लोकेशन हमें मिलेगी ऑन द सेकेंड पेज, फर्स्ट पैराग्राफ की नीचे से लास्ट लाइन्स। यहाँ पर लिखा है क्रॉप सर्कल्स हैव बीन डॉक्यूमेंटेड इन ओवर 30 कंट्रीज। 30 कंट्रीज से ज्यादा में हमने डॉक्यूमेंटेशन की है। कनाडा में होगी है जी, सोवियत यूनियन जापान में होगी है, यूनाइटेड स्टेट में होगी, लेकिन यहाँ पर कहीं पर भी ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात ही नहीं हुई। सो ट्रॉपिकल कंट्रीज की बात ही नहीं हुई, दैट मीन्स कि हमें गिवन ही नहीं था। सो यहाँ से हमारा आंसर नॉट गिवन बना गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 17। The largest number of crop circles reporting in a single year occurred in 1990। 1990 में वो बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा क्रॉप सर्कल्स आए थे। आंसर इज यस। सेम पैराग्राफ में जहां से हमने अभी अपना 16th क्वेश्चन किया था वहीं से एवरीवन, यहाँ पर लिखा है कि 90 क्रॉप सर्कल्स पाए गए थे। द बेस्ट डॉक्यूमेंटेड एंड लार्ज है, सबसे ज्यादा कब स्टार्ट हुए थे, 1980 में, राइट। 1988 में 112 क्रॉप सर्कल आ गए, 1989 में 305 क्रॉप सर्कल आ गए, 1990 में 1000 क्रॉप सर्कल आ गए। बाकी टाइम हमारे पास 200 से 300 ही लिखे गए, लेकिन 1990 में 1000 क्रॉप सर्कल्स थे, दैट मीन सबसे ज्यादा इसमें थे ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है जी यस, की 1990 में सबसे ज्यादा क्रॉप सर्कल थे सिंगल ईयर में। क्वेश्चन नंबर 18। The patterns of crop circles have become increasingly complex over the year। वो बोल रहे हैं कि जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं वैसे वैसे क्रॉप सर्कल्स जो है वो क्या हो रहे हैं जी, और कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं और मुश्किल हो रहे हैं। आंसर इज यस, ये बात तो हो रही है। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिलेगी इन द यस सेकंड पेज पर, जो सेकंड पैराग्राफ है उसकी लाइन नंबर 2। बट ओवर द ईयर्स, जैसे जैसे साल गुजर रहे हैं, क्रॉप सर्कल्स हैव बिकम मच मोर ज्योमेट्रिकली इंट्रिकेट। इंट्रिकेट का मतलब होता है जी कॉम्प्लेक्स, कि ज्योमेट्रिकल वे में वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहे हैं जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है। क्या कॉम्प्लेक्स हो रहा है जी, क्रॉप सर्कल्स। यहां से हमारा आंसर आ गया 18 का यस। क्वेश्चन नंबर 19। ऑल क्रॉप सर्कल्स आर हॉक्सेस। सारे के सारे जो क्रॉप सर्कल्स है वो प्रैंक है, वो ऐसे ही है, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एकदम झूठ मूठ है। आंसर इज नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी लोकेशन एवरीवन थोड़ी हटके थी, ये लास्ट सेकंड पैराग्राफ में मिलेगा, लास्ट फोर्थ लाइन। इट इज इररेशनल टू बिलीव, ये बहुत ही ना बुद्धिमान वाली, मतलब बहुत ही गलत बात होएगी ये सोचना दैट ऑल क्रॉप सर्कल्स आर फेक। ये सोचना कि सारे के सारे क्रॉप सर्कल फेक है, ये बहुत ही बुरी बात है, इररेशनल बात है। फॉर पब्लिसिटी और अदर रीजंस ये हो ही नहीं सकता। मेनी क्रॉप सर्कल्स अपीयर्ड लॉन्ग बिफोर द फिनोमेना पेन्ड लार्ज रिकॉग्निशन फ्रॉम पब्लिक एंड प्रेस। वो बोल रहे हैं ये तो काम बहुत टाइम पहले से हो रहा है, जिससे हमें ये पता चलता है कि सारे के सारे जो क्रॉप सर्कल है वो फेक नहीं हो सकते, कुछ क्रॉप सर्कल जरूर फेक हो सकते हैं। सो यहाँ से हमें पता चल गया सारे के सारे नहीं है, कुछ हो सकते हैं लेकिन ऑल तो नहीं है ना। सो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्रडिक्ट करके नो चला गया। लेट्स मूव टू द ब्लैंक्स नाउ। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास 3 वर्ड की लिमिट है। 20th है 1970s में ओवर 10,000 क्रॉप सर्कल्स हैव बीन रिपोर्टेड। 10,000 से भी ज्यादा क्रॉप सर्कल्स हमें देखे थे अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। द ग्रेटेस्ट नंबर इन डैश वेयर इन अ सिंगल ईयर ओवर 100 सर्कल्स अपीयर्ड। लेकिन सबसे ज्यादा कौन सी कंट्री में वो नंबर देखा गया था? आंसर फॉर दिस इज सदर्न इंग्लैंड या इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे ज्यादा हमने ये जो नंबर था उसको देखा था। अभी इसकी बात कहां से स्टार्ट हो रही है एवरीवन? इसकी बात स्टार्ट हो रही है जी फ्रॉम द पैराग्राफ नंबर सेकेंड पेज पर, जो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 2 है ना, वहां से। कैसे? लाइन नंबर 1 से लिखा था एज मेनी एज 90 क्रॉप सर्कल्स वर फाउंड। 90 क्रॉप सर्कल्स देखे। सबसे ज्यादा बेस्ट डॉक्यूमेंटेड और सबसे ज्यादा मॉडर्न स्प्रेड जो था क्रॉप सर्कल का वो सदर्न इंग्लैंड में स्टार्ट हुआ था
समर्स में 1980 में, दैट मीन्स उस टाइम में स्टार्ट हुआ था कहाँ पर, सदर्न इंग्लैंड में, जहां पर हंड्रेड्स के मामले में हमने क्या देखे थे, क्रॉप सर्कल्स देखे थे। सो आंसर हमारा आ गया यहाँ से सदर्न इंग्लैंड की, सदर्न इंग्लैंड में हमने ये चीज को नोटिस किया था। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 21। फिनोमिनन सच एज अपीयरेंस ऑफ स्ट्रेंज लाइट देखी जाती है एंड अनयूजुअल डैश समटाइम अगर अराउंड द साइट ऑफ क्रॉप सर्कल, कि क्रॉप सर्कल की साइड के आसपास ये चीजें देखी जाती हैं। एक तो कुछ अजीब सी लाइट होती है, या फिर कोई अनयूजुअल चीज, कोई चीज कॉमन वहां पर ना हो, वो चीज हमें देखने को मिलती है। आंसर फॉर दिस इज नॉइसेज या हाई पिच्ड वॉबलिंग नॉइसेज, कि हमें ऐसे साउंड सुनने को मिलते हैं। इसका आंसर एवरीवन साउंड नहीं आ सकता था, क्योंकि लोकेशन पर अगर आप मूव कीजिए वहां पर साउंड मेंशन जरूर है, लेकिन आंसर हमारा फिर भी नॉइज आना है। अभी नॉइज क्यों आना है जी, सेकंड पेज पर जो सेकंड पैराग्राफ उसकी लाइन नंबर 4 में हमें मिलेगा, रिलायबल आई विटनेसेस हैव रिपोर्टेड सीइंग अनयूजुअल लाइट्स, उनको अनयूजुअल लाइट्स दिखती हैं, हियरिंग अनआइडेंटिफाइबल साउंड्स, और वो आई विटनेसेस जो लोग हैं वो बोलते हैं कि उनको अनआइडेंटिफाइबल साउंड्स सुन रहे हैं, उनको सुन रहे थे ना, दैट मीन्स कि ये साइट पर तो नहीं आ रहे थे, मे बी वो उनको गलत भी लग सकता है। और यहाँ पर लिखा था अनआइडेंटिफाइबल, जो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और साउंड्स, लेकिन इसकी बात हमें अभी नेक्स्ट लाइन में भी लिखा था, वहां पर लिखा था हाई पिच्ड वार्बलिंग नॉइसेज हैव बीन रिकॉर्डेड एट साइट, साइट पर ही हमने अभी कुछ नॉइजेस को रिकॉर्ड किया। क्वेश्चन भी हमारा ये है कि उस साइट पर हमें कुछ फील हो रहा है, कुछ अनयूजुअल फील हो रहा है। अनयूजुअल लाइट तो थी लेकिन उसके साथ कुछ और चीज अनयूजुअल थी। अभी ये तो उन्होंने रिकॉर्ड किया ना, उसकी साइट पर, उसके एरिया में, उसके आसपास वो क्या था, अभी हमारे पास नॉइजेस थी। या तो आप आंसर नॉइजेस लिख सकते हो, या फिर आप हाई पिच्ड वॉबलिंग नॉइजेस लिख सकते हो। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 23 एवरीवन। 22 सॉरी 22 क्या है, डैश आर नॉट अफेक्टेड बट इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट बर्ड्स डैश फ्लाइंग ओवर द फॉर्मेशन, कोई चीज इससे अफेक्ट नहीं हुई है। एवरीवन हमने देखना कि कौन सी चीज इससे अफेक्ट नहीं हुई है। इसकी लोकेशन उसी पैराग्राफ में है, नीचे से फोर्थ लाइन रीड कीजिए, while the casual energies do not seem to harm animals, कि एनिमल्स को वो हार्म नहीं पहुंचाते। यहाँ से आपका आंसर एनिमल भी आ सकता है। इवन इंसेक्ट्स को भी हार्म नहीं पहुंचाते, आप इंसेक्ट्स आंसर भी लिख सकते हो। और वाइल्ड क्रिएचर्स टेंड टू अवॉइड द सर्कल्स, वाइल्ड क्रिएचर इसको अवॉइड करते हैं, दैट मींस वाइल्ड क्रिएचर को भी हार्म नहीं पहुंचाते। सो आपका आंसर इन तीनों में से कोई भी आ सकता था। लेट्स मूव टू 23rd क्वेश्चन। 23rd में उन्होंने लिखा है कि बर्ड्स फ्लाइंग करते टाइम इसको कुछ करते हैं, आंसर इज अवॉइड, बर्ड्स इसको अवॉइड करते हैं। वहां पर लिखा था ना वाइल्ड क्रिएचर्स टेंड टू अवॉइड द सर्कल्स, वो इस फॉर्मेशन को, सर्कल्स को अवॉइड करते हैं। फ्लॉक्स ऑफ बर्ड्स हैव बीन सीन टू स्प्लिट अपार्ट एंड फ्लाई अराउंड द पैरामीटर रेदर देन गो डायरेक्टली ओवर द क्रॉप सर्कल फॉर्मेशन, कि अगर आप बर्ड्स को देखो वो एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, लेकिन इसके ऊपर से फ्लाई कर नहीं जाएंगे। दैट मीन्स उन्होंने इस सर्कल को क्या किया, अवॉइड किया ना। सो यहाँ से हमारा 23rd का आंसर आ गया जी, अवॉइड। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कैटेगरी हमारे पास अलग अलग डॉक्टर्स हैं, अगेन हमने उनको मैच करने की कौन से डॉक्टर ने कौन सी बात की थी। क्वेश्चन नंबर 24, चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ सोयल विद इन द क्रॉप सर्कल। अभी सोयल के बारे में बात ना सिर्फ एक ही डॉक्टर ने की थी, विच वॉज मिशेल कॉर्सेट, और उन्होंने बोला था कि सोयल का स्ट्रक्चर ही चेंज हो रहा है। सी इसका आंसर है जी 24th का। और हमें मिशेल का नेम एवरीवन मिला था इन द सेकंड पेज एवरीवन, आपको पैराग्राफ नंबर सेकंड पेज पर, सेकंड पैराग्राफ नहीं, पैराग्राफ नीचे से थर्ड, वहां पर आपको नीचे से फिफ्थ लाइन में नेम मिलेगा जी मिशेल कॉर्सेट का। वहां पर लिखा था मिशेल कॉर्सेट ऑफ ड्यूक यूनिवर्सिटी फाउंड ओकेजन्स ऑफ शॉर्ट लिव्ड रेडियो न्यूक्लियाइड्स इन द टॉप लेयर ऑफ सोयल, दैट मीन्स सोयल की बात यहाँ पर होगी, इन सम ऑफ द फॉर्मेशंस। एक लेबोरेटरी में उन्होंने फाउंड किया कि वहां पर नाइट्रोजन की कमी है, और निमेटोडा पॉपुलेशन और पानी का कंटेंट जो भी है वो भी डिक्रीज हो गया है जी सोयल में। दैट मीन्स कि वो सोयल की फॉर्मेशन देख रहे हैं, सोयल में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। अभी ये किसने किया था, ये मिशेल ने किया था ना। सो यहाँ से हमारा 24th का आंसर आ गया जी सी। लेट्स मूव टू 25, accelerated growth of seeds from crop circle, कि सीड्स एक्सेलरेट मतलब स्पीड पर, सीड्स बहुत ज्यादा ग्रो करती हैं क्रॉप सर्कल्स में। आंसर इज बी, डॉक्टर लेविन गुड ने ये बोला था। अभी हमने डॉक्टर लेविन गुड का नेम भी सर्कल किया था, सो हमने सबसे पहले सभी डॉक्टर्स को सर्कल कर लिया ताकि हम इजीली आंसर फाइंड आउट कर सके। डॉक्टर लेविन गुड का उसी पैराग्राफ में बात हुई थी। लाइन नंबर 3 में लिखा था सीड्स फ्रंट द सर्कल प्लांट ऑफन शो एक्सेलरेटेड रेट्स व्हेन दे आर सोन, कि अगर हमने वहां पर सीड्स को बीज दिया है, बो दिया है, तो उनकी ग्रोथ रेट क्या है, एक्सेलरेटेड है, वो फास्ट ग्रो करते हैं। लेविन गुड ने डॉक्टर ने बोला था। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 25 का बी।
क्वेश्चन नंबर 26, इलेक्ट्रिकल चार्जेस इन द एयर अराउंड क्रॉप सर्कल, कि क्रॉप सर्कल के आसपास जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है एयर में। आंसर है ए, डॉक्टर मेयरडन की इसने बोला था। डॉक्टर मेयरडन की बात हुई थी लास्ट सेकंड पैराग्राफ में, उसी थर्ड लाइन में वहां पर डॉक्टर का नेम है, वहीं पर लिखा था इट थ्योराइज दैट इलेक्ट्रिफाइड एयर ऑन साइड्स ऑफ हिल, कि हिल के साइड में हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है जी इलेक्ट्रिफाइड एयर, दैट मीन्स एयर में इलेक्ट्रिसिटी आ गई। सो इसका आंसर बन गया ए। क्वेश्चन नंबर 27, चेंजेस इन सेल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट फाउंड इन क्रॉप सर्कल, की जो क्रॉप सर्कल के पास हमारे पास प्लांट्स है ना, उसके सेल स्ट्रक्चर में चेंजेस है। बी, लेवन गुड ने बोला अगेन ये। एवरीवन लेवन गुड की तरफ मूव करते हैं जी। लेवन गुड की बात फर्स्ट लाइन में हुई थी, हमने सेकंड लाइन में देखना है, वहां पर लिखा है कंफर्म्ड टाइम आफ्टर टाइम सिग्निफिकेंट चेंजेस एट सेल्यूलर लेवल ऑफ क्रॉप सर्कल प्लांट्स, की जो प्लांट्स है क्रॉप सर्कल में उनके चेंजेस आ रहे हैं। किस चीज में चेंजेस आ रहे हैं जी, सेलुलर लेवल तक, उनके सेल्स तक चेंज हो रहे हैं। लेवन गुड ने बात की थी 27th का। एवरीवन हमारा आंसर आ गया जी लेवन गुड, विच इज बी। लेट्स मूव टू द लास्ट पैसेज एवरीवन। आर दीज टू रिपोर्टर्स ऑन द सेम प्लेनेट, कि क्या ये दोनों की बातें सेम है, क्या ये दोनों सेम प्लेनेट पर ही हैं, क्योंकि उनकी बातों से ऐसा लग नहीं रहा है। लेट्स मूव टू द फर्स्ट कैटेगरीज एवरीवन। फर्स्ट कैटेगरीज अगेन हमारे पास है जी मैचिंग द ऑथर। हमारे पास 3 ऑथर्स हैं, डॉक्टर कैप्लन, डॉक्टर गी एंड डॉक्टर सुजुकी। सो डॉक्टर जो सुजुकी थे वो हमारे पास इस पैसेज के डॉक्टर थे। देन हमारे पास थे एम जी जो ऑथर थे आइपोक्लिप्स डेफर्ड के। आर कैप्लन जो थे हमारे पास द कमिंग एंड आर्ची के जो ऑथर थे। सो हमारे पास 3 ऑथर्स हैं, हमने बताने कि कौन से ऑथर की बात किससे मैच कर रही है। क्वेश्चन नंबर 28, our patterns of consumption are using up the ecological capital of the planet, कि जो जैसे हम हर चीज को यूज कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे इकोसिस्टम की जो रिसोर्सेज है, जो कैपिटल है, उसको यूज अप कर रहे हैं। आंसर जी सी, सुजुकी ऑथर ने बोला था ये सब कुछ। इसकी बात एवरीवन आपको मिलेगी जी लास्ट पैराग्राफ में। लास्ट पैराग्राफ में कैसे, क्योंकि यहाँ तक तो जो बात है सबकी खत्म होगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो ऑथर है वो अपनी बात कर रहा है। इसने यहाँ पर आपको नेम गी जरूर मिलेगा, लेकिन यहाँ पर उन्होंने लिखा गी इज इग्नोरिंग, दैट मीन्स ये ऑथर बोल रहा है कि जो ये हमारे पास दूसरा ऑथर था गी था, वो हर चीज को इग्नोर मार रहा था। दैट मीन्स ये हमारा हो गया पैसेज का ऑथर। सो हो गई डॉक्टर सुजुकी, ऑथर सुजुकी। सो उसकी बात हो रही है हमारी, ये लास्ट सेकंड पैराग्राफ की लास्ट फोर्थ लाइन थे। एज ओशन फिशरीज अराउंड द वर्ल्ड शो, कि हमें तो पता है कि समुद्र में फिश रहती हैं। वी आर यूजिंग अप द इकोलॉजिकल कैपिटल ऑफ द प्लैनेट, हम सभी क्या कर रहे हैं, हम प्लैनेट का ही इकोलॉजिकल कैपिटल, हम प्लैनेट के ही रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं अपने इंटरेस्ट के वास्ते। हम अपनी फिश वगैरह को, बायोडाइवर्सिटी को, एयर को, वाटर को, सॉइल को, सभी चीजों को यूज कर रहे हैं। अब इसको किसने बोला, इसको बोला था हमारे ऑथर ने ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया सी, डॉक्टर सुजुकी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी, क्वेश्चन नंबर 29। क्राइसिस बिगनिंग इन द थर्ड वर्ल्ड विल अपियर टू डेवलप्ड कंट्रीज, जो क्राइसिस हमारे अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है वो डेवलप्ड कंट्रीज में भी स्प्रेड हो जाएंगे। ये बोला था जी डॉक्टर आर कैप्लन ने, जो ऑथर थे उन्होंने, कैप्लन ने ये बोला था। आंसर इसका है जी ए। अभी कैप्लन की बात ना फर्स्ट पेज पर हुई थी। फर्स्ट पेज पर जो 2 पैराग्राफ थे वो रॉबर्ट कैप्लन के थे। रॉबर्ट कैप्लन ने ये सेकंड पैराग्राफ में इसके बारे में बात की थी, और वो बात स्टार्ट हो रही थी एवरीवन इन सेकंड पैराग्राफ की। अगर आप रीड करना स्टार्ट कर दिए जी लाइन नंबर 3 से। एज इकोसिस्टम्स कोलैप्स, जैसे इकोसिस्टम हमारे खत्म हो रहे हैं, दिस सिनेरियो कुड स्वीप द प्लैनेट, ये सारे के सारे प्लैनेट को बहा कर लेकर जा सकता है। फर्स्ट इन ईस्टर्न यूरोप, पहले ये बात ईस्टर्न यूरोप में हुई थी, दैट मीन्स जहाँ पर डेवलप कंट्रीज नहीं है। एंड देन द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री, अभी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज कौन सी होती हैं, डेवलप्ड कंट्रीज ना। पहले ये बात अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में हो रही थी, लेकिन अभी ये कहाँ तक पहुंच गई है, ये डेवलप्ड कंट्रीज तक पहुंच गई है। दैट मीन्स ये सारा का सारा जो अर्थ है, सारा का सारा जो प्लैनेट है, उसमें ये चीज खराब हो जाएगी। सो ये किसने बोला था, कैप्लन ने। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी क्वेश्चन नंबर 29 का ए। Let's move to the next question, 30th. Scientific progress will enable the planet to sustain increased population, कि अगर हम टेक्नोलॉजी लेकर आ गए, अगर हमने साइंटिफिक प्रोग्रेस शो कर दिया, तो जो हमारा प्लैनेट है वो ज्यादा पॉपुलेशन को आराम से सरवाइव कर लेगा। आंसर इज बी। ये डॉक्टर जो हमारे पास एम जी थे, उन्होंने ये सब कुछ बोला था, क्योंकि उन्होंने ही इस चीज की बात की थी। अभी मार्कस जी की बात यहाँ से होनी स्टार्ट हो गई है, लेकिन आपको एवरीवन इसकी लोकेशन मिलेगी इन द पैराग्राफ नीचे से
नीचे से जो आपका सेकंड पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट लाइन में गीज आउटलुक रेस्ट ऑन अ टाइनी माइनॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट, कि गी क्या बोल रहा है, किसके ऊपर वो डिपेंड कर रहा है, थोड़े से साइंटिस्ट के ऊपर, दैट मीन्स टेक्नोलॉजी वाले लोगों के ऊपर, हु हैव फेथ इन द बाउंडलेस पोटेंशियल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिनको प्रॉपर फेथ है कि साइंस और टेक्नोलॉजी हर चीज को सॉल्व कर सकती है, टू ओवरकम द फिजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑफ एयर सॉइल एंड वाटर सो दैट मच लार्जर पॉपुलेशन कैन बी सस्टेन्ड। अभी ये साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, ये वेज फाइंड आउट कर रहे हैं कि हम और पॉपुलेशन को कैसे वहां पर सरवाइव कर पाए। सो वो क्या कर रहे हैं, वो एयर वाटर और सॉइल को सभी को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। ये किसका सोच थी, ये थी गी की सोच। दैट मीन्स गी सोच रहा है ना कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम और पॉपुलेशन को रख सकते हैं अपने प्लेनेट पर आराम से। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया एवरीवन, दैट इज बी ऑफ द क्वेश्चन नंबर 30th। क्वेश्चन नंबर 31, सोशल एंड पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड वाइड कुड कोलैप्स, जो सोशल और पॉलिटिकल हमारे स्ट्रक्चर्स हैं वो गिर सकते हैं। आंसर इज ए, ये कैप्लन ने बोले थे, हमने अभी अभी भी रीड किए थे वो। लास्ट फर्स्ट पेज पर जो लास्ट पैराग्राफ है ना कैप्लन वाला, उसमें आपको रीड करना पड़ेगा सेकेंड लाइन से। वहां पर लिखा है डिसइंटीग्रेशन, दैट मीन्स सब कुछ टूट जाएगा। डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोशल पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अंडर द इम्पैक्ट ऑफ इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, पब्लिक प्रेशर एंड डिजीज एज इकोसिस्टम्स कोलैप्स, कि अगर हमारी अर्थ खराब हो रही है, डिग्रेड हो रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है और डिजीज और ज़्यादा बढ़ रही है, तो सोशियो पोलिटिकल और इकोनॉमिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाएंगे, वो अलग अलग हो जाएंगे, दैट मीन्स वो टूट जाएंगे, वो कोलैप्स हो जाएंगे। सो ये कैप्लन ने बोला, यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी ए फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32, अर्थ लाइफ सपोर्ट सिस्टम आर एट क्रिटिकल रिस्क, कि अर्थ का जो सपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही अभी मुश्किल में है। इसका आंसर आपका सी भी आ सकता है, इसका आंसर आपका ए भी आ सकता है, क्योंकि इसको ऑथर ने भी बोला और कैप्लन ने भी बोला। पहले मैं आपको बता दूं कि कैप्लन ने कैसे बोला इसको। कैप्लन ने एवरीवन यहाँ पर बात की थी कि हमारी इकोलॉजी डिग्रेड कर रही है और इससे हमारा पूरा का पूरा प्लेनेट जो है वो स्वीप हो जाएगा, सारा का सारा बिखर जाएगा, सारा का सारा इसके साथ ही बह जाएगा। फिर उन्होंने बताया इट इज अ फ्राइटनिंग सिनारियो, कि अभी ये बहुत ही हमारे लिए डेंजर वाला एरिया आ गया है। बिल्ट ऑन अ सीरियस अटेम्प्ट टू प्रोजेक्ट द आफ्टरमैथ ऑफ इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन, कि अगर हमारी अर्थ पूरी की पूरी तबाह होगी उसके बाद हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, आफ्टरमैथ हमारे पास कुछ नहीं है अभी इसके बाद। सो यहाँ से हमें पता चल गया कि हमारा जो अर्थ है वो एक रिस्क पर है, ये कैप्लन ने यहाँ पर बोल दिया। इवन अगर आप लास्ट लाइन्स में रीड करो, या लास्ट लाइन में अभी ऑथर की बात हो रही थी, यहाँ पर भी उन्होंने यही बोला है, इट ब्लाइंड्स द पब्लिक टू अर्जेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ वार्निंग दैट एन एनवायरमेंटल क्राइसिस कन्फ्रंट्स अस, कि ये क्या है, पब्लिक को अर्जेंसी के बारे में पता नहीं है कि हमारी जो अर्थ है, हमारा जो इन्वायरमेंट है वो एकदम खराब हो गया है। सो हमारा इन्वायरमेंट रिस्क पर है, इसके बारे में अभी ऑथर ने भी बात की थी। सो आपका आंसर आराम से सी और ए में से कोई भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। 33rd पर मूव करते हैं। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर नॉट अ थ्रेट टू प्रोग्रेस, वो बोलते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम जो है वो हमें और आगे बढ़ने में, अप टू डेट होने में, प्रोग्रेस करने में बिल्कुल भी रोक नहीं सकती, वो हमारे लिए डेंजर नहीं हो सकती। ये बोला था जी ने, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात कर रहा था, उसको एनवायरमेंट से कोई लेना देना नहीं था। एवरीवन, इसकी लोकेशन आपको मिलेगी इन द पैराग्राफ, ये आप जी वाले पैराग्राफ में चले जाओ, वहां पर आपको मिलेगा फर्स्ट पैराग्राफ के नीचे से जो आपकी लाइन है, लाइन नंबर 3। ही डज कंसीड दैट इमेंस प्रॉब्लम्स रिमेन, उस वो सोच रहा है कि हाँ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम तो रहेंगी, फ्रॉम एथनिक नेशनलिज्म टू ट्रॉपिकल डिफॉरेस्टेशन टू माल न्यूट्रिशन टू क्रॉपलैंड लॉसेस। वो बोल रहे हैं कि ये सारी प्रॉब्लम्स रहेंगी, हमारे एथनिसिटी लॉस हो सकती है, हमारे डिफॉरेस्टेशन हो सकते हैं, प्लांट्स को कट करेंगे, लोगों को खाना नहीं मिलेगा, क्रॉप हमारी लैंड खराब हो जाएगी, ये सब कुछ होएगा। बट कंक्लूड्स दैट कैप्लन हैज एग्जैगरेटेड मेनी ऑफ द क्राइसिस, लेकिन वो बोल रहे हैं कि कैप्लन ने बहुत सारी चीजें बढ़ा चढ़ा कर बताई हैं हमें। दस मिस द ब्रॉड पैटर्न ऑफ प्रोग्रेस, और उसने मिस किया कि हम प्रोग्रेस के पैटर्न को मिस किया। दैट मीन्स कि वो बोल रहे हैं ये प्रॉब्लम रहेगी लेकिन फिर भी प्रोग्रेस तो हम कर ही रहेंगे। किसने बोला अभी, ये मार्कस जी ने बोला ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी मार्कस जी, विच इज ऑप्शन नंबर बी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। क्वेश्चन कैटेगरी हमारे पास अभी हाफ ऑफ सेंटेंसेस है, हाफ ऑफ सेंटेंसेस को हमने मैच करना है, ये काफी इजी थे। क्वेश्चन नंबर 34, द ग्रोथ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड, इसका आंसर है जी हैज बीन accompanied by a fall in tariffs। tariffs होते हैं एवरीवन टैक्सेस, कि वर्ल्ड ट्रेड में ग्रोथ कैसे आई है, क्योंकि टैक्सेस डिक्रीज हो गए हैं। एवरीवन लेट्स मूव टू द लोकेशन। इसकी लोकेशन सेकंड पेज पर है, जो हमारे पास सेकंड पैराग्राफ, उसकी लास्ट लाइन में वर्ल्ड ट्रेड आपको वर्ड मिलना था, और कहीं पर वर्ल्ड ट्रेड नहीं मिलेगा आपको। वर्ल्ड ट्रेड हैज डन इवन बेटर, वर्ल्ड ट्रेड आगे से अच्छा हुआ है, इंप्रूव हुआ है,
ग्रोइंग बाय 6%, 6% से वो ग्रो हुआ है, ऑफ अ प्रोडक्ट प्राइस इन 1947 टू 5% टुडे। वो कैसे हुआ है, पहले प्रोडक्ट के प्राइस के ऊपर 6% टैक्स लगता था, अभी सिर्फ 5% लगता है। दैट मीन्स जो तारीफ है, जो टैक्सेस है, वो डिक्रीज हुए हैं ना। सो यहाँ से हमारा आंसर एवरीवन 34th क्वेश्चन का आ रहा है जी, की तारीफ जो है वो फॉल हुए, पहले 6% थे, अभी 5% हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, की पॉपुलेशन और लिविंग के स्टैंडर्ड में क्या रिलेशन है। आंसर इज ई, शोज अ कोरिलेशन, उसमें रिलेशन है, नॉट कॉज एंड इफेक्ट। इसका कॉज एक कारण नहीं है इसके इफेक्ट का, सो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका आंसर जी ई, ये काफी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था इसका आंसर। इसकी लोकेशन एवरीवन आपको मिल रही है इन द लास्ट सेकंड पैराग्राफ की लास्ट लाइंस में। बट द रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन लिविंग स्टैंडर्ड की बात होगी, एंड पॉपुलेशन की बात की, इज अ कोरिलेशन है, उसमें रिलेशन है, नॉट प्रूफ ऑफ एक्चुअल कनेक्शन, लेकिन इसमें एक्चुअल कनेक्शन कोई नहीं है। G is ignoring basic economies as well as scientific reality। वो इकोनॉमी को क्या कर रहा है, इग्नोर कर रहा है, और साइंटिफिक रियलिटी को भी इग्नोर कर रहा है। उसने ये बताया कि इसमें रिलेशन जरूर है, लेकिन ये नहीं बताया कि वो कैसे हो रहा है। उसका कैजुअल जो रिलेशन है, कनेक्शन है, उसका बिल्कुल भी हमें प्रूफ नहीं मिल रहा। सो कोरिलेशन है लेकिन कॉज एंड इफेक्ट नहीं है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी ई। क्वेश्चन नंबर 36, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इकोनॉमी, नेचुरल रिसोर्स और इकोनॉमी में क्या है। आंसर इज सी, कैनॉट कंटिन्यू टू एक्सपैंड इनफाइनाइटली इंडेफिनेटली। सो नेचुरल रिसोर्सेज हमेशा बढ़े नहीं रहेंगे और इकोनॉमी हमेशा बढ़ती नहीं रहेगी, उसमें उतार चढ़ाव आएंगे, कम ही होएगी वो मोर प्रोबेबली। सो 36 का आंसर आ गया हमारा सी। इसकी लोकेशन आपको एवरीवन मिल रही है लास्ट पैराग्राफ में, लास्ट पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन, द वैल्यू सिस्टम दैट डोमिनेट्स मोस्ट ऑफ द पॉपुलर मीडिया प्रमोट्स द डिल्यूजन, कि जो वैल्यू सिस्टम ज्यादातर मीडिया में दिखाया जाता है वो सारे हमें झूठ बोल रहे हैं, हमें वो धोखे में रख रहे हैं, डिल्यूजन में रख रहे हैं। वो क्या है जी, रिसोर्सेज एंड इकोनॉमीज कैन कंटिन्यू टू एक्सपैंड इनडेफिनेटली। वो हमें ये बता रहे हैं कि रिसोर्सेज और इकोनॉमी बढ़ जाएगी, लेकिन ये तो एक डिल्यूजन है, ये तो एक सरासर झूठ है। दैट मीन्स वो दोनों एक्सपैंड नहीं होएंगी। यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 36 का सी। लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी एमसीक्यूज। क्वेश्चन नंबर 37, which of the following is not stated by Kaplan as a key contributing factor to potential global destabilization, कि जो हमारी दुनिया डिस्टेबल हो रही है, इम्बैलेंस हो रही है, उसमें कौन सी चीज एक फैक्टर नहीं है। अभी डी, सी और बी तीनों की बात हुई थी, लेकिन पॉलिटिकल करप्शन की बात कहीं पर नहीं हुई थी। इकोसिस्टम के कोलैप्स होने की बात हुई है, पॉपुलेशन बढ़ रही है उसकी बात हुई है, माल न्यूट्रिशन और डिजीज की भी बात हुई है, लेकिन ऑप्शन ए की बात नहीं हुई थी। आई विल शो यू दियर। हमें कैप्लन के पैराग्राफ्स में मूव करना है। कैप्लन के पैराग्राफ्स में पैराग्राफ नंबर 2 में अगर आप मूव कीजिए, वहां पर लिखा है इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, यहाँ पर लिखा है पब्लिक पॉपुलेशन प्रेशर, दैट मीन्स पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिजीज डिक्रीज की बात होगी, डिजीज की बात होगी, इकोसिस्टम कोलैप्स, इकोसिस्टम के कोलैप्स होने की बात होगी, तीनों चीजों की बात होगी, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी जो पॉलिटिकल करप्शन है उसकी बात नहीं हुई। सो बी की भी बात होगी, सी की भी बात होगी, डिजीज की भी बात होगी, डी की भी बात होगी। आंसर आ गया जी ए, इसकी बात नहीं हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38, वट इज द मेन सोर्स ऑफ जीज ऑप्टिमिज्म, जी इतना ऑप्टिमिस्टिक क्यों है, जी इतना पॉजिटिव क्यों है हर एक चीज को लेकर। आंसर इज डी, क्योंकि उसको लगता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो होएगी होगी इसके वास्ते। एवरीवन जी वाले पैराग्राफ में जाते हैं जिसमें जी की बात होनी स्टार्ट हुई थी। मार्कस जी की बात यहाँ पर हुई थी, हमने लाइन नंबर 2 से रीड करना है। जी एनकाउंटर विद द स्टैटिस्टिक्स, जी ने हर बात स्टैटिस्टिक्स शो कर कर बताई है। फेवर्ड बाय द बिलीवर, जिसको उसके बिलीवर्स ने भी फेवर किया है, एक्सेप्ट किया है, इज द लिमिटलेस बेनिफिट्स एंड पोटेंशियल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, की बेनिफिट भी है और इकोनॉमिक ग्रोथ में हमारा पोटेंशियल भी है। दैट मीन्स जी जो है वो किसके ऊपर सिर्फ डिपेंड कर रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है जी economic growth for the question number 38. Let's move to the next question 39th. Which of the following can we infer about the views of author of this passage? इनमें से कौन सी चीज है जो ऑथर के व्यू के साथ मैच कर रही है। आंसर इज सी, हिज व्यूज आर क्लोजर टू दोज ऑफ कैप्लन, उसके व्यूज कैप्लन के व्यूज से ज्यादा मैच कर रहे हैं। आंसर इसका मिल रहा है एवरीवन। हमें पूरे पैराग्राफ से यही चीज पता चल रही थी, लेकिन अगर आप रीड करना स्टार्ट करो ना, जब से जी की बात होनी स्टार्ट हुई थी, जो हमारा ऑथर था वो इसके साथ इसकी बात मान नहीं रहा था। कैसे नहीं मान रहा था, उन्होंने एक पैराग्राफ में बोला, ऑथर ने, जी स्किप्स लाइटली ओवर सच फैक्ट्स, कि जी ने कुछ चीजों के बारे में तो बात की नहीं।
ही ऑल्सो फेल्स, उसने ये चीज के बारे में बात नहीं की। नेक्स्ट उसने बोला है कि जी इस सिर्फ थोड़े माइनॉरिटी ऑफ साइंटिस्ट के ऊपर ही फोकस कर रहा है, जी इस चीज को भी इग्नोर कर रहा है। सो हमारा ऑथर बार बार क्या बोल रहा है कि जी इस चीज को इग्नोर कर रहा है, जी इस चीज को इग्नोर कर रहा है। दैट मीन्स कि वो कैप्लन के साथ एकदम बिलीव कर रहे हैं। कैप्लन ने भी इन्वायरमेंट की बात की, हमारे ऑथर ने भी इन्वायरमेंट की बात की। दैट मीन्स कि वो कैप्लन के साथ अग्री कर रहे थे। सो यहाँ से हमारा आंसर 39 का आ गया एवरीवन, दैट इज सी, हिज व्यूज आर क्लोजर टू दोस ऑफ कैप्लन। नाउ लास्ट क्वेश्चन, व्हाट द मेन पर्पस ऑफ द ऑथर इन दिस पैसेजेस, हमारे ऑथर का मेन पर्पस क्या है इस पैसेज का, कि वो हमें इन्वायरमेंटल क्राइसिस के बारे में अलर्ट करे। आंसर है जी ए, ये लास्ट पैराग्राफ की लास्ट लाइन से एवरीवन आपको मिलेगा। इट ऑल्सो ब्लाइंड्स द पब्लिक, ये लोगों को गुमराह कर रहा है जी, ब्लाइंड कर रहा है किसको लेकर, टू द अर्जेंसी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ वार्निंग, कि कितनी अर्जेंट है, कितनी तेज और कितनी ज्यादा वार्निंग्स हैं, कितनी ज्यादा हम अभी टेंशन में है। दैट एन इन्वायरमेंटल क्राइसिस कन्फ्रंट्स अस, की इन्वायरमेंटल रिस्क हमें हो रहा है, इन्वायरमेंटल क्राइसिस हमें ट्रबल कर रहा है, लेकिन दुनिया को, लोगों को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं है, लोग इसके बारे में एकदम ब्लाइंड हुए पड़े हैं। दैट मीन्स कि हमारा ऑथर हमें पूरे पैराग्राफ में क्या बताने की कोशिश कर रहा था, कि हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी 40th क्वेश्चन का ए। सो दिस इज द एंड ऑफ योर रीडिंग एक्सप्लेनेशन एवरीवन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी और भी एक्सप्लेनेशन की वीडियो चाहिए, रीडिंग की वीडियो चाहिए, तो आप हमें कॉमेंट कर बता सकते हो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू सॉल्व आउट योर क्वेरीज। थैंक यू एवरीवन।